हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बैंकिंग देखने वाले हैं। बैंकिंग के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग का जो पहला पार्ट है वो मैंने यहाँ बना दिया है, यहाँ मैं कार्ड पे लगा दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, और इस वाले पार्ट में हम इसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दो बेसिक पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमको देखना है। देखो अगर क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव में कुछ हैं, जैसे क्या? पहला आएगा बैंक रेट, दूसरा आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। उसके बाद से आता है रेपो रेट, उसके बाद से आता है रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद से आता है CRR और उसके बाद से आता है SLR। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट्स हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स के। अगर क्वालिटेटिव टर्म्स की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव टर्म्स में आता है मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट and the last one is rationing of credit, rationing of credit। ठीक, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स के ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जिनको आपको देखने हैं और ये काफी मजेदार है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे किससे? हम शुरुआत करेंगे क्वांटिटेटिव टर्म से। तो आओ चलो देखते हैं। चलो अब आता है क्या? शुरुआत तुम्हारी होगी कहां से? शुरुआत तो होती है बैंक रेट से। ठीक है, बैंक रेट से। अब बैंक रेट का मतलब क्या हो गया कि बैंक रेट, देखो बैंक रेट जब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को, किसको भैया? कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। किसको देती है? कॉमर्शियल बैंक को क्या करेगी? लोन देती है। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है और कहता है कि ऐसा है भैया कि हमको पैसा चाहिए। अब ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन होगा। किस बेसिस पे होगा? शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये लोन होता है। ठीक, शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये लोन होगा। कमर्शियल बैंक सीधे आरबीआई से कहेगा कि ऐसा है कि हमको भैया पैसा चाहिए। आरबीआई क्या करती है कि अब इस पैसे को देने के बदले वो उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसी को हम कहते हैं बैंक रेट। बड़े ही ध्यान से समझना। आरबीआई, अगर इसको बात को समझो तो आरबीआई जो है, आरबीआई इज द पापा ऑफ ऑल बैंक। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी होते हैं, इट्स अ बच्चा ऑफ पापा। ठीक है, तो पापा और जो तुम्हारे क्या होंगे, जो तुम्हारे कॉमर्शियल बैंक्स होंगे और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये बच्चे होते हैं। ठीक, बच्चे जाते हैं किसके पास? बच्चे जाएंगे आरबीआई के पास, मतलब अपने पापा के पास जाएंगे और पापा से कहेंगे कि पापा हमको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पापा हमको पैसा चाहिए। बट ये जनरल वो वाले पापा नहीं है कि तुमको पैसा दे देंगे और भूल जाएंगे। तुम्हारे पापा नहीं है, हमारे पापा नहीं है। ये जनरल लोगों के पापा नहीं है। ये ऐसे पापा हैं कि पैसा देते हैं और उसके बदले इंटरेस्ट भी ले लेते हैं। तो सीबीआई, मतलब कि अब क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक पहुंची किसके पास? आरबीआई के पास। बच्चे पहुंचे पापा के पास कि पापा हमको लोन चाहिए, पापा हमको जरूरत है पैसे की। तो पापा कहे कि ठीक है, आओ देते हैं पैसा तुमको। अब पापा ने पैसा दे दिया किसको? सेंट्रल बैंक को कि लो बेटा पैसा लो, जितना चाहिए उतना तुमको हम दे रहे हैं। फिर उसके बाद से एक और एग्रीमेंट साइन करा देंगे कि ऐसा है बेटा कि पैसा जो लिए थे उसके बदले इंटरेस्ट भी तो दोगे हमको। तो इसी मामले को कहते हैं जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कौन? पापा जी। किस पे? बच्चों पे, जो पैसा बच्चे ने लिया था। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। तुम अपने पापा से पैसा मांगते हो, ठीक है, तुम अपने पापा से पैसा मांगते हो कि पापा हमको 2 लाख रुपया चाहिए, हमको जाना है एक जगह या हमको काम है ये। पापा कहेगी ऐसा है बेटा, ठीक है 2 लाख पकड़ो, बट इसके बदले 10% इंटरेस्ट भी दे देना हमको। जैसे ही इंटरेस्ट चार्ज किए पिताजी तुम्हारे ऊपर, यही कहला गया बैंक रेट। इसी को कहते हैं
बैंक रेट, जब आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करती है किससे, कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ लोन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक बात और रखना, देखो बैंक रेट अगर आरबीआई यानी पापा जितना ज्यादा बैंक रेट रखेंगे, यानी हाई बैंक रेट होगा, अगर हाई बैंक रेट होगा तो ये हमेशा याद रखना कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। और बैंक रेट जितना लो होता है, ये क्या किया जाता है, ये डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये सारे मामलों में है, जितने भी क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, चाहे बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ये जितने भी क्वांटिटेटिव टर्म्स के पार्ट हैं, अगर ये राइज करते हैं, हाई करते हैं, जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, और जितने लो होंगे उतने ही ज्यादा डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ये सारे मामलों में है। अब यहां पे समझ लो कि बैंक रेट हाई हो गया, अब मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। देखो पापा और ये बच्चे, ठीक है, बच्चे पहुंचे किसके पास, पापा के पास, कहे कि पापा हमको 1 लाख रुपए चाहिए। क्या चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। पापा कहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बदले हमको 10% इंटरेस्ट दे देना बेटा, 10% इंटरेस्ट दे देना। क्या दे देना, 10% इंटरेस्ट दे देना, मतलब कि 1 लाख पे 10,000 रुपए हमको इंटरेस्ट चाहिए बेटा। ठीक, अब ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे इन्हीं पैसे को आगे अपने कस्टमर्स यानी हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो अगर ये बच्चे जब 1 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, तो जब यही बच्चे किसी दूसरे लोगों को लोन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इंटरेस्ट रेट जो 10% था उस पे ज्यादा देंगे। अब यही 1 लाख रुपए जब किसी कस्टमर को एज ए लोन दिया जाता है तो उससे 11% ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, क्योंकि खुद बच्चे ने उस 1 लाख रुपए पे 10,000 का इंटरेस्ट यानी 10% का इंटरेस्ट दिया है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे ही पापा ने यानी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, तो कॉमर्शियल बैंक को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो मीट ही नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई 10% अगर 1 लाख पे चार्ज कर रहा है, तो यहां पे उनके बच्चे यानी कॉमर्शियल बैंक को भी 11 से 12% चार्ज करना पड़ेगा। किससे, हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों से। इसीलिए जब इन्फ्लेशन होता है तब मनी को सोक करने के लिए, पैसे को सोक करने के लिए, अंदर की तरफ ले आने के लिए, ताकि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा सके, इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया जाता है। किस पे, लोन पे, और एफडी और सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है, ताकि पैसा बाहर की तरफ निकले। इसीलिए अभी के समय में तुम देखो तो इन्फ्लेशन है, तो अभी तुमको लोन वगैरह पे इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा। इस समय इंटरेस्ट रेट तुमको हाई मिलेगा, किस पे, लोन वगैरह पे, ताकि लोन बहुत ज्यादा पास ना हो जाए, मनी सोक ना हो। ठीक, तो ये मामला है। तो यहां पे क्या हो गया कि अगर पापा ने चार्ज किया बच्चों से 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट रेट, तो बच्चे भी अपने कस्टमर से क्या चार्ज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 11% चार्ज करेंगे, क्योंकि वो 1 लाख पे 10% यानी 10,000 का इंटरेस्ट दे रहा है। तो वो जब किसी को लोन देगा तो उसका घर का थोड़े ना है कि हमारे चाचा हैं इनको लोन 2% पे दे दो। अरे उसके लिए तो सब बराबर है। तो कमर्शियल बैंक में जाओगे, जब वो खुदे 1 लाख पे 10% दे रहा है, तो तुमसे तो 11-12% तो लेबे करेगा ये। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बैंक रेट अगर हाई होगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, और बैंक रेट तुम्हारा लो होगा तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है भैया, अब आओ दूसरे वाले मामले पे। दूसरा वाला मामला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या आएगा भैया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत ही मजेदार है, इसी के साथ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी समझ लोगे, उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब ओपन मार्केट ऑपरेशन का कहने का मतलब क्या हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सिक्योरिटीज को इशू करती है। क्या करेगी, गवर्नमेंट
कुछ सिक्योरिटीज को इशू करती है, सिक्योरिटीज को इशू करती है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। इन सिक्योरिटीज को जो पापा हैं यानी कौन, आरबीआई, बाई करता है या सेल करता है, किसके बिहाफ पे, ऑन अ बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पे परचेज करेगा और सेल करेगा बेटा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेगा। गवर्नमेंट, जैसे कि इसका एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससीज। एनएससीज जो होती हैं ये क्या होती हैं, एनएससीज जो होती हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये क्या होती हैं, यही बॉन्ड होती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। तुम्हारे पिता होता जी से पूछना, बताएंगे कि एनएससीज क्या होती है, ठीक है, ठीक। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं इनको बाई किया जाता है या सेल किया जाता है, कौन करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अच्छा, अगर इनको ये खरीद रहा होगा, आरबीआई पापा इन सिक्योरिटीज को अगर खरीद रहा होगा यानी बाई कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है चेक इशू करेगा, चेक इशू करेगा। भाई पैसा इशू करेगा ना, गवर्नमेंट को तो पैसा इशू करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे खरीद रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या करेगा, चेक इशू करेगा। तो जब पैसे के लिए, इस बॉन्ड के लिए चेक इशू कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। किसको इंक्रीज करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, ठीक। किसको इंक्रीज करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं इनको बाई और सेल किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कह सकते हो, बॉन्ड कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बॉन्ड कह सकते हो। जब इन बॉन्ड्स को आरबीआई खरीदता है और बेचता है, किसके बिहाफ पे, आरबीआई के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे भैया, आरबीआई के बिहाफ पे खरीदता है। तो क्या करेगा भैया, अगर आरबीआई के बिहाफ पे खरीद रहा है तो इसका मतलब कि उस खरीदने के लिए चेक इशू करेगा। अब जब चेक इशू करेगा तो वो पैसा कहां जाएगा, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट के होल्डिंग्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट होल्डिंग्स के पास जाएगा। और ये जो है होल्डिंग, ये होल्डिंग्स तुम्हारे रिजर्व को, किसके, तुम्हारे गवर्नमेंट के रिजर्व को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तुम्हारे रिजर्व गवर्नमेंट के होल्डिंग्स को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। देखो ये कोई एक बॉन्ड है, ये कोई एक बॉन्ड है, ये कोई एक बॉन्ड है। रुको यार, इसको ठीक से समझाते हैं। देखो, अब ये कोई एक बॉन्ड है, ये कोई बॉन्ड है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको गवर्नमेंट ने इशू किया। गवर्नमेंट ने इसको क्या किया भैया, इशू किया। अब गवर्नमेंट ने इसको इशू किया, आरबीआई ने इसको खरीद लिया, आरबीआई ने इसको बाई कर लिया, ठीक। आरबीआई ने इसको खरीद लिया, चलो ठीक है ये बॉन्ड हम खरीद लेते हैं। अब इसके बदले ये गवर्नमेंट को क्या करेगी, इसके बदले गवर्नमेंट को चेक इशू करेगी। चेक इशू करेगी कि नहीं करेगी। अब ये गवर्नमेंट जो चेक मिला है, जो इस पैसा मिला है, गवर्नमेंट अपने बैंक अकाउंट में उसको डालेगी। कहां डालेगी, बैंक अकाउंट में डालेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चेक जो है, जो ये पैसा मिला है इस बॉन्ड के बदले, सीधे बैंक के पास जाएगा, मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। तो गवर्नमेंट का अकाउंट ऑब्वियस सी बात है वो रिजर्व का ही तो एक फॉर्म होता है, वो रिजर्व का ही तो एक फॉर्म होता है। वो पैसा कहां चला गया, तुम्हारे रिजर्व में चला गया। मेरे एक एग्जांपल देता हूं कि आरबीआई ने करीबन 1000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। क्या खरीदे बेटा, 1000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। किससे, गवर्नमेंट से। अब ये जो 1000 रुपए हैं ये कहां जाएंगे, गवर्नमेंट के रिजर्व में ही तो जाएंगे, गवर्नमेंट के रिजर्व में ही तो जाना है इनको, ठीक है। इस वजह से गवर्नमेंट का रिजर्व भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक पार्ट होता है किसका, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, ठीक है भैया। अब दूसरी तरफ देखो, तो उससे तुमको पता चला कि क्या होता है कि जब आरबीआई किसी बॉन्ड को गवर्नमेंट से खरीद लेती है तो वो मनी सप्लाई को क्या कर रही है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है। किसको इंक्रीज कर रही है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर दूसरी वाली बात को कहें कि आरबीआई इन्हीं सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। किसको सेल कर देती है, किसी प्राइवेट को, यानी ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को,
ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स को क्या कर देती है, सेल कर देती है, बेच देती है। वो जो बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया था उसको आरबीआई क्या कर देती है, बेच देती है। मान लो वो बॉन्ड एनएससी मिला, गवर्नमेंट ने आरबीआई को बेचा, आरबीआई ने उसके बदले पैसा दे दिया किसको, गवर्नमेंट को। अब वो फिर बॉन्ड आरबीआई ने किसी दूसरे को बेच दिया। इससे क्या होता है कि रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है, रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है वो कम हो जाता है और हेंस मनी सप्लाई भी कम हो जाती है, हेंस मनी सप्लाई भी कम हो जाती है। ठीक है, अब इन पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं। यहां पे हमारे पापा जी हैं, पापा जी मतलब कौन, आरबीआई, ठीक है भैया। और यहां पे हमारे दादाजी हैं, ये कौन है, गवर्नमेंट है। और यहां पे बच्चे, यहां पे कौन, बच्चे, यानी कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, दादाजी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि मेरे पास एक बॉन्ड पड़ा है, तुम खरीद लो तो थोड़ा, तुम खरीद लो तो थोड़ा। तो इन्होंने क्या किया, बॉन्ड दे दिया किसको, पापा को। पापा ने ये बॉन्ड के बदले दादाजी को चेक इशू किया, मतलब पैसा डाला उनके खाते में। क्या डाला, दादाजी ने एक बॉन्ड दे दिया कि बेटा इसको खरीद लो, पापा ने उसको खरीद लिया कि ये लो पैसा लो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा रिजर्व बढ़ेगा, इससे दादाजी का क्या बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा ना। दादाजी के खाते में जो पैसे थे, यानी गवर्नमेंट के जो खाते में पैसे थे वो क्या हो गए, बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। दादाजी के खाते में जो पैसा आया, जब पापा ने उस पैसे को दिया किसको, दादाजी को, तो क्या हो गया, उसका रिजर्व बढ़ा। दूसरी तरफ अगर यही बॉन्ड पापा ने अपने बच्चों को भेज दिया कि लो बच्चे ये लो बॉन्ड लो, पकड़ो तुम्हारे लिए, तो बच्चे इसके बदले पैसा देंगे किसको, आरबीआई को, आरबीआई को ही देंगे पैसा इसके बदले। इससे क्या होगा कि जो रिजर्व था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिजर्व जो था वो कम हो जाएगा। यहां पे मनी जो है, मनी सप्लाई यहां पे तुम्हारी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और इस तरफ तुम्हारी मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस तरफ तुम्हारी मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो ये मामला है पूरे के पूरे ओपन मार्केट ऑपरेशन का। अब चलो, अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं आउटराइट, एक को आउटराइट कहते हैं, और एक को कहते हैं रेपो। ठीक है, इसको रेपो का मतलब रीपरचेज भी कहा जाता है। ठीक है, रेपो को क्या कहा जाता है भैया, रेपो को रीपरचेज भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लो। आउटराइट का मतलब क्या हो गया, आउटराइट का मतलब कि जो बॉन्ड होता है, जो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, इसको आरबीआई यानी पापा परमानेंट नेचर में खरीद लेते हैं, परमानेंट नेचर में, परमानेंट नेचर में बाई करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, परमानेंट नेचर में वो खरीद लेते हैं और बेच देते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि आउटराइट का मतलब कि वो चीजें, वो एक तरह से कंडीशन दी जाती है कि आरबीआई सेंट्रल बैंक से कहता, सॉरी गवर्नमेंट से कहता है, आरबीआई गवर्नमेंट से कहता है कि ठीक है मैं आपका बॉन्ड खरीद रहा हूं, मैं आपका बॉन्ड क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, बट उसको कब बेचूंगा कब नहीं बेचूंगा इसकी कोई प्री डिटरमाइंड डेट नहीं होती है, इसकी कोई प्री डिटरमाइंड डेट नहीं होती है, कुछ भी डेट नहीं पता है उसके बारे में कि कब बेचेंगे कब नहीं बेचेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसी को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आउटराइट। और उसी को वो कभी भी बेच सकता है बिना किसी बात के, इसको ही हम कहते हैं, ये भी एक पार्ट होता है किसका, आउटराइट का। मतलब कि बॉन्ड को परमानेंट नेचर में, मतलब कि कभी भी विदाउट एनी कंडीशन ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ बॉन्ड। कोई कंडीशन नहीं होती है कि कभी खरीदना है कि कब नहीं खरीदना है, कोई डेट नहीं होती है, कोई प्री डिटरमाइंड डेट नहीं होगी, कोई भी प्री डिटरमाइंड डेट नहीं होती है इन बॉन्ड्स को खरीदने की। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं आउटराइट, इसी को हम क्या कहते हैं, आउटराइट। जब भी आरबीआई बॉन्ड्स को खरीदती है, बाई करती है, तो ये इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में मनी को इंजेक्ट करती है। क्या करती है, मनी को इंजेक्ट करती है।
और जब इन सिक्योरिटीज को बेच देती है, क्या कर देती है भैया, सेल कर देती है, क्या कर देती है, सेल कर देती है, तो इकोनॉमी से या रिजर्व से पैसे को क्या कर लिया जा रहा है, विड्रॉल कर लिया जा रहा है, पैसा निकाल लिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, विड्रॉल कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि आउटराइट का मतलब क्या हो गया कि परमानेंट नेचर में, हम मतलब कि कभी भी पूरा एकदम हमेशा के लिए खरीद लिया या हमेशा के लिए बेच दिया, कोई डेट नहीं डिफाइन होती है कि कब उसको वापस खरीदेंगे और कब उसको वापस बेचेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। जैसे आरबीआई ने, मतलब पापा ने दादाजी से यानी गवर्नमेंट से कोई बॉन्ड खरीदा, बाई किया। अब बाई किया तो उस पर कोई डेट डिफाइन नहीं होगी कि कब इसको बेचना है, कुछ नहीं, कभी भी वो बेच सकता है या नहीं भी बेच सकता है, वो डिपेंड अपॉन द कंडीशन। अगर उसको बेचता है, मतलब पापा उस बॉन्ड को बेचते हैं, तो ये भी डिफाइन नहीं होता है कि कब उसको खरीदना है, मतलब कि उसमें भी कोई डेट डिफाइन नहीं होती कि कब वो फिर वापस खरीदा जाएगा। इसी को हम कहते हैं आउटराइट। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, आउटराइट। ठीक है, दूसरी तरफ देखो, जब हम रेपो रेट की बात करेंगे, जब हम रेपो की बात करेंगे तो इसको रीपर्चेज भी कहा जाता है। क्या किया गया भैया, रीपर्चेज भी कहा जाता है। ठीक है, यह बड़ा ही आसान होता है। अब इसको समझने का मतलब क्या हो गया, जो भी बॉन्ड आरबीआई क्या करेगी, बाई करेगी, क्या करेगी, बाई करेगी, खरीदेगी गवर्नमेंट की वो सिक्योरिटीज जो आरबीआई बाई करेगी, और इसको स्पेसिफाइड कर दिया, इसमें स्पेसिफाइड कर दिया किसमें, एक स्पेसिफिकेशन एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है कि कब इसको सेल करना है, कब इसको सेल करना है, कब इसको बेचना है, कब इसको बेचना है, और कब इसको खरीदना है, कब इसको वापस खरीदना है। जब स्पेसिफाइड कर दिया, एकदम स्पेसिफाइड कर दिया कि हाँ भैया कि आज 1 तारीख को बेच रहे हैं, अगले साल 1 तारीख को खरीद लेंगे। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं कि एक कोई बॉन्ड था, एनएससीज की ही बात कर लो, चलो ठीक है, एनएससीज की बात कर लो, गवर्नमेंट ने इसको इशू किया, आरबीआई ने क्या किया, इसको खरीद लिया, आरबीआई ने खरीद लिया। आज की अगर तारीख की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख है 25 अगस्त 2022। अब इस तारीख को आरबीआई ने इसको बाई कर लिया, इस तारीख को आरबीआई ने इसको बाई कर लिया, और फिर क्या हुआ कि एकदम स्पेसिफाइड कर दिया इसको सेल करने के लिए, कह दिया कि अगले साल 25 अगस्त 2023 में मैं इसको बेच दूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, बेच दूंगा। तो यही एकदम स्पेसिफाइड, इसी को कहते हैं रेपो। जो इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो इस पे क्या चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, इसी को कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं भैया, रेपो रेट। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या इसको रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवर्स रीपर्चेज रेपो रेट भी कहा जाता है। ठीक है भैया, इसमें जो बॉन्ड होता है, इसमें जो बॉन्ड होता है, आरबीआई इसको सेल कर देती है। क्या कर देती है, सेल कर देगी, इसको बेच देगी, इसको बेच देगी, सेल कर देगी, सेल कर देगी। ठीक है, अब आरबीआई जब इस बॉन्ड को बेचती है तो इसमें भी स्पेसिफाइड कर देगी, इसमें भी क्या करेगी, स्पेसिफाइड कर देगी एक एग्रीमेंट के थ्रू, कि भैया ऐसा है कि हम इसको कब परचेज करेंगे, बाई बैक करेंगे, कब हम इसको बाई बैक करेंगे, ठीक, कब हम इसको बाई बैक करेंगे। इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट या रीपर्चेज रेपो रेट। मैं तुमको फिर से एक एग्जांपल देता हूं कि कोई बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया, आरबीआई ने इसको खरीदा, आरबीआई ने इसको बाई किया और फिर इसको बेच दिया, फिर इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अरे ऑब्वियस बात है, बेचेगा किसको, डायरेक्ट हमको तुमको तो बेचेगा नहीं कि आरबीआई इशू कर रहा है कि खरीद लो जाके। कभी कभार होता है आरबीआई किसको बेचेगा, अपने बच्चों को ही तो बेचेगा, कमर्शियल बैंक को बेचा। अब जब जैसे ही वो बेचेगा तो उसके साथ एक एग्रीमेंट दे देगा, ऐसा है कि आज 25 अगस्त 2022 को अगर मैं तुमको ये बॉन्ड बेच रहा हूं तो अगले साल 25 अगस्त 2023 को ये बॉन्ड मैं तुमसे खरीद लूंगा, अगले साल मैं तुमसे अगले साल इसको खरीद लूंगा। इस पे जो वो इंटरेस्ट देती है, सेल कर रही है तो देगी,
ठीक, तो जो इस पे इंटरेस्ट वो देती है या लेती है, उस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक, मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। दादाजी ने यानी गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया? अगर वो बॉन्ड आरबीआई यानी पापा परमानेंट नेचर में खरीद या बेच देते हैं, मतलब परमानेंट नेचर में उसको खरीदा और बेच दिया और कोई स्पेसिफिक टाइम डेट नहीं दिया हुआ है, तो वो सीधा का सीधा मायना ये होगा कि वो आउटराइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? बट उसी बॉन्ड को आरबीआई यानी पापा ने बाई कर लिया, खरीद लिया, किससे? गवर्नमेंट से, ये कह के कि अगले साल, आज के दिन खरीदा, आज 25 अगस्त 2022 को खरीदा, और ये कह दिया कि 25 अगस्त 2023 में मैं इसको बेच दूंगा। इसको कहते हैं हम क्या? इसी को हम कहते हैं रेपो रेट। इस पे दिया गया हुआ इंटरेस्ट रेट जो होता है उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरी तरफ अगर उस सिक्योरिटीज को वो सेल करती है, मतलब आरबीआई उस सिक्योरिटीज को किसको बेचेगी? कमर्शियल बैंक्स को ही तो बेचेगी, और या कभी कभी पब्लिक को भी बेच देती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी बेच देती है। तो जब आरबीआई सेल करती है और इसके साथ एक कंडीशन रखती है कि मैं उसको फिर खरीद लूंगा, तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है या लिया जाता है, इसी को हम कहते हैं क्या? रिवर्स रेपो रेट। इसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तो उसको एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा कि बॉन्ड्स को खरीदना और बेचना परमानेंट नेचर पे, अगर परमानेंट नेचर पे खरीद लिया तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो आउटराइट हो गया, और अगर बेच दिया, सॉरी अगर खरीद लिया, क्या कर लिया? बॉन्ड्स को अगर खरीद लिया आरबीआई ने और स्पेसिफाइड कर दिया कि कब इसको बेचेंगे, तो वो रेपो हो गया, और उसको बेचा और स्पेसिफाइड कर दिया कि कब खरीदेंगे, तो ये हो गया रिवर्स। ठीक, बात समझ में आई? अब देखो, अब सीआरआर मैं यहां पे काट वीडियो लगा दूंगा, सीआरआर के बारे में देख लीजिएगा। ये वो रिजर्व होता है, ये वो रिजर्व अमाउंट होता है जो बैंक, जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है। ठीक है, कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है फॉर द पेमेंट ऑफ, मतलब कि मनी सप्लाई को क्रिएट करने के लिए। इसका अगर बेसिक मैं बता दूं तो यही होता है कि मान लो कि बैंक, कोई एक बैंक है, उस बैंक में क्या होता है कि डिफरेंट लोग पैसा जमा करते हैं। अब वो पैसा जमा करते हैं तो बैंक को पता है कि सारा पैसा एक दिन में निकलेगा नहीं, तो वो क्या करती है कि जैसे मान लो कि कोई बैंक था, उस बैंक में 10 लाख रुपए जमा हुए एक दिन, मतलब थ्रू द टाइम 10 लाख रुपए जमा हुए। बैंक को पता है कि 10 लाख रुपए एक दिन में नहीं निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक दिन में तो निकलेगा नहीं। कि तुम पहुंचे बैंक में, आज पूरा का पूरा बैंक भरा हुआ है, क्यों भैया? घर पे खाली थे, मन नहीं किया, चलो बैंक चलते हैं। सब व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब टेलीग्राम पे बोले कि चलो आज घर पे बैठे हैं खाली, आज चलेंगे बैंक पैसा उतारने। ऐसा तो होगा नहीं। तो वो क्या करेंगे भैया? वो जानते हैं कि पूरा पैसा एक बार में नहीं निकलेगा, तो इसका कुछ परसेंटेज, मैं मान लेता हूं कि 10% अपने पास ये रख लेते हैं, यानी 10% का क्या कर देंगे? इसका मनी रख लेंगे, और उसको क्या करेंगे? उसको वो जो 10% रखा है उसी को हम कहते हैं क्या? कैश रिजर्व रेशियो। बाकी का बचा हुआ 9 लाख रुपए क्या कर दिया जाता है? लोन दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भैया? लोन दे दिया जाता है। यही इसका बेसिक है। इसको अगर बढ़िया से पढ़ना है तो इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। ये और एसएलआर, जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या हो गया? कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये हो गया कि जो बैंक्स होती हैं, क्या होती हैं भैया? बैंक्स होती हैं, ये अपने पास रिजर्व रखती हैं किसका? ऐसे एसेट्स का जो साल भर के अंदर 1 ईयर के अंदर किसमें चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए, मतलब कि कैश में चेंज हो जाए। ऐसी एसेट्स को ये अपने पास रखते हैं जो साल भर के अंदर, ऐसी एसेट्स को अपने पास रखते हैं जो साल भर के अंदर किसमें चेंज हो जाए? कैश में चेंज हो जाए। चाहे वो गोल्ड हो सकता है, फॉरेन बॉन्ड हो सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती हैं, तो ये सब के सब किस में आएंगे? ये सब के सब एसएलआर में आते हैं। ठीक, अब अगले मामले को देखो। अगले मामले में क्या आता है? अगले मामले में आता है क्वालिटेटिव टर्म, क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में क्या आ गया? पहला देखो भैया, पहला आता है मॉरल सुएशन, दूसरा आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, एंड तीसरा आता है तुम्हारा क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट,
रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है भैया। तो मॉरल सुएशन का मतलब क्या हो गया? मॉरल सुएशन का मतलब ये हो गया कि आरबीआई एक मॉरलिटी की बात करेगा। मॉरल सुएशन, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो है यानी पापा, हमारे पापा अपने बच्चों को यानी कॉमर्शियल बैंक को, बच्चा जो है इनसे कहेगा, इनको कहेगा कि ऐसा है बेटा कि हम जो इंटरेस्ट रेट तुमको दे रहे हैं उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से खेलना। अपने मन से तुम 3-5 किए तो मार सूद के तुम्हारा मुंह बिगाड़ देंगे। इस टाइप का मामला होता है। मतलब कि आरबीआई पूरी तरीके से अपने बच्चों को क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। इस पे इंटरेस्ट के बिहाफ पे कंट्रोल करेगा। जब इन्फ्लेशन आएगा तो कहेगा इनसे कि अपना लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ जी और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम करो। और जब डिफ्लेशन आएगा तो कहेगा लोन का अमाउंट कम करो जी इंटरेस्ट का और सेविंग को बढ़ा दो। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करता है। तो मोरालिटी की बात करेगा, मॉरल सुएशन की बात करेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया भैया? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि जब तुम लोन लेने जाते हो, मान लो कि तुम किसी के यहां गए 1 करोड़ के यहां लोन लेने के लिए, कितना भैया? 1 करोड़ का लोन लेने जाओगे तो वो तुमको 1 करोड़ का लोन नहीं देते हैं कभी भी। उसके बदले तुमको अगर 1 करोड़ का लोन तुमको चाहिए तो वो तुमसे कहेंगे कि भैया हमको ले आओ कोलैटरल, कुछ चाहिए ना उसके बदले लोन देने के लिए। तो तुम अगर 1 करोड़ तुमको लोन चाहिए और तुम्हारे पास एक जमीन है जिसका दाम ही 1 करोड़ है तो तुमको 1 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा। तुमको मिलेगा कितने का? 80 लाख का। कितने का लोन देगी गवर्नमेंट? सॉरी आरबीआई, सेंट्रल बैंक, अरे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक कितने का लोन देगी? 80 लाख का देगी। मतलब ये हुआ कि अगर तुमको लोन लेना है तो जितना कोलैटरल दोगे उसका कुछ परसेंटेज वो काट देते हैं और वो अपने पास रखते हैं। ठीक है। मान लो कि तुमको 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, और तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका दाम ही 10 लाख रुपए है। तुमको 10 लाख रुपए नहीं देगा, वो 9 लाख पकड़ा के देगा, लो बेटा जाओ जाओ, आने दो, दूसरे को आने दो। क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है कि अगर तुम गलती से पैसा लेके भाग गए, गलती से तुम पैसा लेके भाग गए, अब उसका खर्चा उर्चा होगा कि नहीं होगा? वो पेपर में निकलवाना होगा, उसके यहाँ जो तुम्हारे ऑफिसर्स जाएंगे उसको इवेल्युएट करने के लिए, वो शुरुआत में जब इवेल्युएशन हो रहा है, बाकी तुम्हारे जो सर चार्जेस हो गए तो उसके लिए वो कुछ पैसा रखेगा कि नहीं रखेगा, और प्लस उसके साथ जो इंटरेस्ट का अमाउंट है तो उसको भी वो रखेगा। इसीलिए कभी भी कोलैटरल पे जितनी अमाउंट होती है, मतलब जितनी की आप जमीन रख रहे हो, जितना कोई भी कोलैटरल रख रहे हो, उस पे पूरा अमाउंट पे लोन नहीं मिलता है। कुछ आपको परसेंटेज काट दिया जाता है और उसके बाद से आपको दिया जाता है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये हो गया, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि जैसे मन तैसे किसी को भी पैसा नहीं दे देना है आपको, नहीं तो विजय माल्या वाला हाल हो जाएगा, नीरव मोदी वाला हाल हो जाएगा कि पैसा लेके भाग गए, गायब हो गए, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएंगे ना। तो आपको इस हिसाब से क्रेडिट देना है कि जिसकी औकात वैसी हो। एकदम ब्लंटली ये सुनो कि एक रिक्शे वाला जाता है और जाके सेंट्रल बैंक में बोलता है, सॉरी कमर्शियल बैंक से बोलता है कि एसबीआई के पास गया कोई रिक्शे वाला और जाके कहा कि साहब हमको 1 करोड़ का लोन दे दीजिए, हम मार भगा देंगे सब। एकदम ब्लंटली नहीं देंगे उसको लोन। क्यों नहीं देंगे भाई? क्योंकि उसकी उतनी औकात ही नहीं है, वो 1 करोड़ का लोन ही नहीं चुका पाएगा। मगर जिसका बिजनेस 100 करोड़ का है उसके लिए तो 50-60 करोड़ तो ऐसा ही मिल जाएगा ना, क्योंकि भाई उसकी औकात 100 करोड़ की है। तो औकात के हिसाब से आपको क्रेडिट दी जाती है। एकदम सीधा सीधा मतलब है कि जैसी आपकी औकात रहेगी, औकात तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने फिक्स एसेट्स हैं, कितना आपकी इनकम हुई, रेवेन्यू कितना जनरेट किया, कितना प्रॉफिट जनरेट किया, ये उसके हिसाब से आपकी औकात के हिसाब से देंगे। एक साइकिल वाला चला जाता है, साइकिल वाला जाएगा और साइकिल से गए अपना उठा के आप पहुंचे एकदम एसबीआई में, कहा कि क्या है आपके पास, आपने प्रॉपर्टी का तुम पेपर ऊपर दिखाया कि आपकी तो प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है, तुरंत हद से 80 करोड़ का लोन दे देगा। कहा अरे साहब लीजिए, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम, आपके पास बड़ी बड़ी कंपनी है, आपका रेवेन्यू 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ का आ रहा है। तो जब उसको पता है कि ये हर साल 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो इसके लिए 100-200 करोड़ क्या है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, 50-60 करोड़ क्या है, तो ऐसा ही दे देगा। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि रैशनिंग ऑफ क्रेडिट तुम्हारे औकात के हिसाब से दी जाती है। जैसी तुम्हारी औकात होगी वैसे तुमको क्या मिलेगी, तुमको क्रेडिट मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो। हाँ, एक बात और, ये बात हमेशा याद रखना कि क्वांटिटेटिव टर्म में, किसमें, क्वांटिटेटिव टर्म में जितने भी तुमको दिए हुए हैं, चाहे सीआरआर दिया हो, एसएलआर दिया हो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जितने भी दिए होंगे, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर ये हाई होते हैं, क्या होते हैं, इनका रेट क्या होगा,
हाई होगा तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। और ये जितना भी लो होगा, जितना भी क्या होगा, लो होगा, ये क्या करेगा? ये डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको किसी पार्ट में बढ़िया से एकदम समझाऊंगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। तो होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा आपकी तरफ से लव, थोड़ा सा मेरी तरफ से लव। ओके बेटा, बाय।